हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BCS 012 बेसिक मैथमेटिक्स का ब्लॉक 1 यूनिट 1। इससे पहले हमने डेटरमिनेंट सॉल्व करना सीखा था। आज हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे डेटरमिनेंट की। माइनर और कोफैक्टर भी हम इससे पिछले की वीडियोस में देख चुके हैं कि किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसमें जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो हमारा डेटरमिनेंट होता है उसके मतलब हमने क्या किया, ये जो रो है, ठीक है, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। अगर हम इस तरह से इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा डेटरमिनेंट ए है। इसमें हमने क्या किया, 3 4 2 1 इस तरह से लिखा था। इसको हमने, ये जो हमारी फर्स्ट रो है, इसको हमने क्या किया, कॉलम बना दिया, 3 4 कर दिया। उसके बाद हमारे पास है 2 1, इसको हमने फिर दोबारा से चेंज कर दिया। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर रो थी, इसको हमने चेंज कर लिया कॉलम में। ठीक है, रो को कॉलम में या फिर कॉलम को अगर हम रो में चेंज कर रहे हैं तो जो हमारा डेटरमिनेंट है ना वो हमेशा सेम रहता है। जैसे हमने यहाँ पर किया, सॉल्व किया, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 2 ज़ा 8। ठीक है, इस तरह से हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या है, -5। इसी तरह से अगर हमने जो इसका दूसरा डेटरमिनेंट बनाया है जिसके अंदर हमने रो को कॉलम से और कॉलम को रो में चेंज कर दिया है, वहाँ पर जब हमने सॉल्व किया तो 3 1 ज़ा 3 4 2 ज़ा 8 और इस तरह से हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर भी क्या है, -5। यानी कि इसके डेटरमिनेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है अगर हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं तो। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी। उसके बाद है सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज ऑल जीरो प्रॉपर्टी। ऑल जीरो प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो, ठीक है, अगर किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अंदर अगर सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो हमारा जो डेटरमिनेंट है वो जीरो आएगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 0 0 0, यहाँ पर हमने कॉलम से किया है, यहाँ पर अगर मैं रो से लिख देती हूँ तो यहाँ पर जब हम इसका डेटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्रोपार्टीशनल रिपीटेशन प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पर जो भी हमारे कॉलम्स है, ठीक है, कॉलम अगर दो कॉलम्स या फिर दो रोज जो हैं वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब कि अगर सेम है तो जब हम इसका डेटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा, हमारे पास जीरो। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, एक डेटरमिनेंट है 3 1 3 4 2 4 5 3 4 5। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा C1 है और C3 है ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब कि क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने इसको एक्सपेंड किया अलोंग R1, यानी कि R1 ये हमारी रो है, रो 1 से जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो यहाँ पर जब इसका डेटरमिनेंट निकाला तो वो क्या है, हमारे पास जीरो। ठीक है, इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ मैंने ले लिया 1 2 1 2 और यहाँ पर 3, ठीक है, 2 3 5 और 2 3 2 1 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो रोज, ठीक है, ये जो दो रो हैं ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल हो गई, मतलब कि सेम हो गई। तो जब हम इसका डेटरमिनेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, ये सब हमें ध्यान रखना है ताकि अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम इसको ईजिली यूज़ करके उसका डेटरमिनेंट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्विचिंग प्रॉपर्टी। स्विचिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर इफ़ हमारे पास ऐसा कुछ है कि अगर यहाँ हमें डेटरमिनेंट दे रखा है 3 4 2 1, तो अगर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि दो रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर रही हूँ। ठीक है, दो रोज़ को, यानी कि ये हमारी रो 2 है, ये हमारी रो 1 है, रो 1 को मैंने रो 2 से चेंज कर दिया, मतलब आपस में एक दूसरे को इनसे इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो मेरा जो नया डेटरमिनेंट बना है वो ये हो गया 2 1 3 4। ठीक है, इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब इसका डेटरमिनेंट निकालोगे तो यहाँ पर -5 आएगा। और डेटरमिनेंट निकाला हमने पिछली वीडियोस में देखा ही था, कैसे करते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर -5 आया। जब हम इसका डेटरमिनेंट निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपने क्या किया, रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, यानी कि इन दोनों रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया, रो 1 की जगह रो 2 ने ले ली और रो 2 की जगह रो 1 ने ले ली। ठीक है, तो जब इसका डेटरमिनेंट निकालोगे तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क आएगा। ठीक है, जो इनके साइन है डेटरमिनेंट के वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैंने यहाँ पर किसी भी कॉलम या फिर किसी रो के साथ में किसी भी मतलब कि यानी कि कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट है, अगर मैं उससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा जो डेटरमिनेंट है वो भी क्या होगा, उसी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई होकर आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये मेरा डेटरमिनेंट है 2 4 6 8। ठीक है, जब हमने इसको एक्सपेंड किया, इसको मतलब डेटरमिनेंट निकाला, 2 8 2 ज़ा 16 और 6 4 ज़ा 24। जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर -8 आया। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, इसी डेटरमिनेंट को क्या किया, के यानी कि कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर के की वैल्यू हमने क्या ली है, 4। जब मैंने इसको, ये मेरी क्या है
हाँ, ये वाला जो C1 है इसको हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया 4 2 ज़ा 8 और 6 4 ज़ा 24। ठीक है, जब हमने इसका डेटर्मिनेंट निकाला तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 32। ठीक है, माइनस का 32 क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 8 को -8 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है। यही ये बात कह रहा है। ठीक है, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी भी डेटर्मिनेंट से किसी भी रो या फिर किसी कॉलम को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा डेटर्मिनेंट रहेगा वो भी क्या होगा, उसी के मल्टीपल में आएगा। उसके बाद है सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर यहाँ पर हमें कोई भी डिटरमिनेंट दिया है A1 B1 C1 D1 A2 B प्लस B2 C2 और D2, उसके बाद है A3 प्लस B3 C3 एंड D3। अगर मैं इसको ना इस तरह से भी लिख सकती हूँ, यानी कि क्या A1 प्लस A1 C1 D1। ठीक है, इसको पहले हम हाइड कर लेंगे, उसके बाद में जो कुछ बचा उसको अलग लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगा के फिर जो हमने नहीं लिखा था जो भी कॉलम उसको हम अलग से लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी सम प्रॉपर्टी थी। उसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस। इनवेरियंस वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर यहाँ पर ना मैं इसके अंदर क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, किसी भी कांस्टेंट से, नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर इसको इसके साथ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पर लिखना है कि ये मैंने क्या किया है इसके अंदर, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि C1 को मैंने क्या किया, C1 को चेंज कर रहे हैं ना, तो C1 चेंज कर रहे हैं। ठीक है, C1 गोज़ टू C1 प्लस K से मल्टीप्लाई किया हमने किसको, C2 को, इसके साथ में ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा डिटरमिनेंट रहेगा, चाहे आप इसको सॉल्व कर लो चाहे आप इसको सॉल्व कर लो, आपका जो डिटरमिनेंट है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ऐसा है कहीं पे भी कि इस तरह से आपको डेटरमिनेंट दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नीचे वाले ये तीनों हैं जो ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 0 वैल्यूज़ है और कुछ इस तरह से यहाँ पर भी 0 वैल्यूज़ है। तो अगर कभी भी इस तरह की कोई डेटरमिनेंट आपको देखने को मिलती है तो आप सीधा वहाँ पर उसका आंसर लिख सकते हो। क्या, जो भी उनके डायगोनल्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके उनका आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, ये थी हमारी ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो हम इसी वीडियोज़ में देख लेते हैं। और तो स्टार्ट करते हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर हमें सबसे पहले दे रखा है कि इवेल्युएट द डेटरमिनेंट। ठीक है, हमें डेटरमिनेंट निकालना है इसका। तो